हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a प्लस बी बराबर 1 2 3 4 हो, जिसमें a सममित तथा b विषम सममित आव्यूह हो, तो 2a का मान है। चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो देखिए हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और ये a प्लस बी का जो वैल्यू है 1 2 3 4 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि इस एक नंबर समीकरण को दोनों ओर ट्रांसपोज कर देते हैं, है ना। बोथ साइड में इसके हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। जब बोथ साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये a प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसका भी ट्रांसपोज होगा। तो इसका जो भी ट्रांसपोज होगा हम लोग लिख देते हैं। तो ये ऐसे 1 2 दिख रहा है R1 में, तो ये आके खड़ा हो जाएगा C1 में। जो यहाँ R2 में दिख रहा है 3 4, ये बन जाएगा हमारा C2, है ना। तो अब देखिए, अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी a प्लस बी के ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस a प्लस बी के ट्रांसपोज के जगह पे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस चीज को हटा के इसके जगह पे ये रखते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग करते हैं a का ट्रांसपोज और प्लस में b का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कंडीशन ये है कि a सममित है और b वाला जो है विषम सममित आव्यूह है। तो जब a सममित होता है तो a का ट्रांसपोज a हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ a का ट्रांसपोज है तो यहाँ हम लोग इसके जगह पे केवल a कर देंगे, है ना। और दूसरा में है कि भाई b विषम सममित आव्यूह है तो b का ट्रांसपोज माइनस b हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस b के ट्रांसपोज के जगह पे माइनस b कर देते हैं, है ना। और क्या करते हैं कि इसको हम लोग 2 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस b माइनस b कट जाएगा और यहाँ से a 2a हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और ये 2 और 3 5 हो जाएगा। यहाँ से 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 4 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 2a यहाँ आ चुका है, 2 5 5 8, है ना। 2 5 5 8 आ चुका है और ये जो है ऑप्शन बी में इसका आंसर दिख रहा है 2 5 5 8। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, एक आव्यूह a बराबर aij n गुणा n सममित होंगे यदि। चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, आव्यूह a बराबर aij n गुणा n सममित होगा, है ना। सममित होगा कब भाई, तो जब aij यानी कि एलिमेंट्स ऑफ aij बराबर एलिमेंट्स ऑफ aj। अगर ऐसा कंडीशन हो तो इस कंडीशन में मैट्रिक्स जो होता है सममित होता है। और एक और कंडीशन होता है जिसमें ये विषम सममित होता है ना। विषम सममित होता है और ये कौन सा कंडीशन है भाई, तो एलिमेंट्स ऑफ aij बराबर एलिमेंट्स ऑफ aj। तो इन दोनों बातों को याद रखना है, दोनों में से कोई ना कोई पूछता रहता है। तो जब सममित होगा तो ये वाला कंडीशन मार देना है और अगर विषम सममित होगा तो ये वाला कंडीशन मार देना है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा aij बराबर aj होगा, यानी कि a बराबर aij n गुणा n
सममित होंगे यदि aij बराबर aj हो। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए अभी हमने बताया कि जब कोई भी आव्यूह सममित होता है तो सममित के कंडीशन में aij बराबर aj होता है। ठीक है ना, ये हमारा सममित का कंडीशन है। और जब विषम सममित होता है तो aij बराबर माइनस ऑफ aj होता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको इधर लाएं, इसको अगर इधर लाएं तो aij प्लस एलिमेंट्स ऑफ aj बराबर 0 हो जाएगा। और ये कंडीशन कह रहा है कि हम लोग दोनों आदमी जो है ना बराबर हैं। तो अगर हम यहाँ ji के जगह पर भी aij ही लिख दें तो इसका मतलब कि 2aij बराबर 0 होगा और 2 को उधर ले जाते हैं तो 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ aj बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स सममित और विषम सममित दोनों हो जाता है, इस कंडीशन में एलिमेंट्स ऑफ aij 0 हो जाएंगे। यानी कि सब जितने भी उनके एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स जो हैं 0 हो जाएंगे। यानी कि ये शून्य आव्यूह हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, यदि मैट्रिक्स ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई हो तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ए का स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो सबसे पहले हमें ए का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा है और स्क्वायर हो तो इसे 2 बार हम गुणा कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। और 2/2 का इधर है तो इधर भी 2/2 का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये R1 को उठा के जब इस C1 से करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अल्फा का अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर, इसमें करेंगे तो बीटा इंटू वाई हो जाएगा। फिर इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो अल्फा इंटू गामा, इससे करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू गामा हो जाएगा। फिर इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो बीटा इंटू गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है भाई 1001 के बराबर हो गया है। तो देखिए ये वाला कट के भी 0 हो जाएगा, ये वाला कट के भी 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 हो गया है और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा है और इसका जो वैल्यू है 1001 के बराबर हो गया है। तो आव्यूह की समानता से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे, ये तो 0 है, ये है, हम लोग इसको 0 के बराबर कर देते हैं, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 1 कर दें और ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस दोनों टर्म को उधर उठा के ले चलते हैं तो 1, इसको उठा के ले चलेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर और इसको उठा के ले चलेंगे तो माइनस बीटा वाई और इधर साइड में बच जाएगा 0। तो यही जो है ऑप्शन में मिल रहा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स
प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जब सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाता है आई क्यूब प्लस 3i² a प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर प्लस ए का क्यूब, अब माइनस में रख देंगे ये लास्ट वाला 7a। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये नीचे वाला जो पर्सन है a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ दिए हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। इसी फार्मूला पे इसको तोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए i का क्यूब यानी कि i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी बार गुणा कर देंगे तो वो तो i ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। और i में i से गुणा करके यानी स्क्वायर करके a से गुणा करेंगे तो ये केवल i हो जाएगा, i में a से गुणा करेंगे तो ये a हो जाएगा, और a में 3 से गुणा करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ a² की जगह पे a कह रहा है, तो यहाँ अगर हम a रखते हैं और a में i से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये a हो जाएगा, और a में 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3a हो जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ a का क्यूब दिया हुआ है तो इसको हम लोग हाई से लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कह रहा है कि a है, तो a में a से गुणा करेंगे तो फिर a² हो जाएगा। a² की जगह पे कह रहा है कि मेरा वैल्यू a रख दीजिए, तो इसका वैल्यू तो a हो गया, और ये माइनस में 7a है। तो ध्यान से देखेंगे तो 3 3 6 व 1 7, यानी कि ये जोड़ेंगे तो ये भी 7 हो गया, और लास्ट में 7 माइनस में है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, आव्यूह a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होंगे यदि। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो देखिए आव्यूह a तथा b जब एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होते हैं तो ab बराबर ba बराबर i होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में a इनवर्स बराबर b होता है और b का इनवर्स बराबर a होता है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को ऑप्शन से मैच कराया जाए तो थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ b के जगह पे हम अगर a इनवर्स रख दें तो ये जो ऑप्शन है इस प्रकार हो जाएगा, और यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि या तो ये ऑप्शन में होना चाहिए नहीं तो ऑप्शन में ये होना चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ a इनवर्स की जगह पे ही b रखा गया है, यानी कि b के जगह पे ही a इनवर्स रखा गया है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो ab माइनस ba है। तो देखिए a और b अगर समान कोटि के सममित आव्यूह हों तो जब सममित होता है तो a का ट्रांसपोज a हो जाता है और b का ट्रांसपोज माइनस b हो जाता है। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो ab माइनस ba है। तो देखिए a तथा b समान कोटि का अगर सममित आव्यूह होगा तो a का ट्रांसपोज a हो जाएगा और b का भी ट्रांसपोज जो है b हो जाएगा, यानी कि a और b दोनों अगर समान कोटि के सममित आव्यूह होंगे तो ऐसा कंडीशन होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस ab माइनस bo को चेक करके देखते हैं कि ये कैसा होगा। तो इसको हम करेंगे ऐसे ट्रांसपोज, तो इसका फार्मूला होगा ab का ट्रांसपोज
माइनस में हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी लिखा हुआ है तो ये ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कंडीशन अगर पुट करते हैं तो बी के ट्रांसपोज के जगह पे बी लिखा जाएगा और ए के ट्रांसपोज के जगह पे ए लिखाएगा, है ना। अब यहाँ ए का ट्रांसपोज है तो यहाँ ए लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज है तो बी लिखेंगे। अब देखिए हम यहाँ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालें तो यहाँ वही चीज है लेकिन थोड़ा इधर उधर है, तो इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ए बी पहले हो जाएगा और बी ए पीछे हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाले तो ये माइनस में आया ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हों तो ए बी माइनस बी ए जो है ना एकदम विषम सममित अवयव हो जाएंगे, है ना, विषम सममित अवयव हो जाएंगे। और यहीं अगर प्लस में आया होता तो ये सममित अवयव होते। तो आपको ध्यान रखना है कि ए और बी अगर समान कोटि के सममित अवयव हो तो ए बी माइनस बी ए जो है ये हो जाएगा विषम सममित। क्या हो जाएगा? विषम सममित हो जाएगा। और यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दे कि ए बी प्लस बी ए कौन सा अवयव होगा, तो इसको आपको सममित अवयव पे टिक करना है, क्योंकि अगर इसको भी आप चेक करके देखेंगे तो बिल्कुल ये सममित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा, क्योंकि ए बी माइनस बी ओ का हमने ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में ए बी माइनस बी ए आ गया। हेंस ए बी माइनस बी ए इज सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, यदि ए बराबर इतना हो तथा ए का ट्रांसपोज प्लस ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो अल्फा का मान कितना होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास कंडीशन है ए का ट्रांसपोज प्लस ए बराबर आई, तो इसको हम लिख लेते हैं और ये जो सामने दिख रहा है मैट्रिक्स इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ऐसे जो दिख रहा है इसको इधर जो R1 में दिख रहा है उसको C1 बना के लिख लेंगे और जो R2 में दिख रहा है उसको हम लोग C1 बना लेंगे। ठीक है, तो ये A का ट्रांसपोज हो जाएगा और हमारे पास A तो वही है, इसको लिख लेना है। ठीक है, लिख लिए। चलिए भाई, यहाँ साइन अल्फा हो गया और यहाँ कॉस अल्फा हो गया। अब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये 2/2 का है तो हम भी 2/2 का लिख लेते हैं। अब देखिए भाई, इसको इसके साथ अगर हम जोड़ते हैं तो कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फा। इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा और ये 1001 के बराबर है। तो देखिए यहाँ अगर ये वैल्यू इसके बराबर करते हैं तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ कॉस अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ कॉस अल्फा बराबर 1/2 जो है कॉस π/3 यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू है, क्योंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है और 180/3 करेंगे तो यहाँ भी 60 हो जाएगा। दोनों ओर से कॉस हटाएंगे तो अल्फा का वैल्यू जो है π/3 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन में अल्फा का जो वैल्यू है π/3 होगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी π/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक अवयव है, यानी कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक कैसा अवयव होगा ये बताना है। देखिए अगर ए एक वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है एक सममित अवयव होता है, इस बात को याद रखना है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है ये विषम सममित अवयव होता है। ये बात जो है याद रखना है, क्योंकि ये सब परीक्षा में जो है ना
पूछता रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव हो जाएगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है एक विषम सममित अवयव होगा। तो दोनों में से कोई भी अगर एग्जाम में पूछता है तो याद रखना है, इसको मारना है। तो यहाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है एक सममित अवयव होगा, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सममित अवयव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, यदि अवयव ए की कोटि m गुणा n है तथा दूसरे अवयव b की कोटि m गुणा q है तो a गुणा b संभव होगा यदि। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि a कोई अवयव है और इसका जो ऑर्डर है m गुणा n है, दूसरा मेरे पास अवयव है जिसका ऑर्डर जो है p गुणा q है। ठीक है, तो a गुणा b संभव होगा। कब भाई? तो a गुणा b जब संभव होता है तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो बनता है m गुणा q का, है ना। m गुणा q का ये मैट्रिक्स बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि a गुणा b भाई संभव कब होता है? तो ये जो मल्टीप्लाई होके आता है ना, ये ना m गुणा q होता है। लेकिन a गुणा b तभी संभव होता है जब पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति बराबर हो, यानी कि p बराबर n हो, है ना, तब जाके ये संभव होगा, है ना। a गुणा b कब संभव होगा? जब p बराबर n हो। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि a गुणा b संभव कब होगा? तो p बराबर जब n होगा तब संभव होगा। तो p बराबर n, p बराबर n यानी n बराबर p, ऑप्शन ए में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और ध्यान ये भी रखना है कि जब गुणा होकर जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर m गुणा q हो जाएगा, है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, यदि a बराबर इतना हो तो aq का मान कितना होगा? तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बार a स्क्वायर पहले कर लेते हैं। a गुणा a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, है ना। एक बार फिर लिखते हैं और इसमें गुणा करा के देख लेते हैं कि a स्क्वायर कितना होता है। चलिए इसको ऐसे करें तो 1 गुणा 1 माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 1। चलिए इसमें आ जाइए, तो इसको इसके साथ करेंगे तो 1 में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 होगा, ये भी माइनस 1 हो जाएगा। चलिए भाई, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है। फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1। तो इसे थोड़ा सा जोड़ के देख लेते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा और ये भी माइनस 2 होगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर तो भाई इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AQ। तो जब हम AQ निकालेंगे तो a स्क्वायर में a से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास a स्क्वायर कितना है? 2 माइनस 2 है और ये माइनस 2 2 है और a कितना है भाई? a है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए इसमें इसके साथ करेंगे तो माइनस 2, इसमें करेंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। फिर इसको उठा के इसके साथ करते हैं तो ये माइनस 2 और माइनस 2, ये भी माइनस 4 हो जाएगा। और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ध्यान से अगर देखें तो इसमें 4 कॉमन हो जा रहा है ना। 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 हो जाएगा और 4 को बाहर ही रखते हैं। इसका वैल्यू कितना है भाई? तो इसका वैल्यू है a, है ना। इसका वैल्यू a है। इसका मतलब ये हुआ कि AQ का जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू 4a हो जाएगा, है ना। और ये 2018 के कंपार्टमेंटल में आया था, 2021 में भी आया था। तो 4a इसका
सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, यदि A बराबर AIJ M गुणा N वर्ग आव्यूह होगा यदि। देखिए भाई, कोई भी मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह होता है तो उसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ जो भी हमारे पास ऑर्डर m गुणा n है तो उसमें जितना m होगा उतना ही n होगा, यानी कि m इक्वल टू n होगा, है ना। इस प्रकार कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब m बराबर n हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए m बराबर n हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, यदि A और B वर्ग आव्यूह हो तो AB का ट्रांसपोज कितना होगा। तो देखिए एक बात बता दें कि जब AB के ट्रांसपोज की बात हो रही है तो इसका वैल्यू जो है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होता है, और इस बात को याद रखना है। हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ दे, तो आपको याद रखना है कि A और B जब वर्ग आव्यूह होता है तो AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होता है, यानी कि इसको आगे कर देना है, इसको पीछे कर देना है। इस प्रकार AB का ट्रांसपोज जो है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हो जाएगा, और इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है B सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, यदि A बराबर 2 3 4 5 हो तो 3A का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ 3A पूछ रहा है तो देखिए यहाँ 3 लिख दिए और A का वैल्यू यहाँ थोड़ा सा डाल देते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ये देखना है कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है। तो ये जो 3 दिख रहा है, इस 3 को सारे एलिमेंट्स में गुणा करना होता है। बस यही बात, यही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए जब इसको ये सारे एलिमेंट्स से गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और ये 3 पाँचे 15 हो जाएगा। ये इस बात को बता रहा है कि किसी मैट्रिक्स में अगर गुणा होगा, स्केलर गुणा होगा, किसी संख्या से गुणा होगा तो इसके सारे एलिमेंट्स में गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है, तो आप ऐसे कर देंगे तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो 6 9 12 15 कहाँ है भाई, 6 9 12 15 ऑप्शन सी में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि A बराबर इतना हो तो A का ट्रांसपोज कितना होगा। अगर A के सर पे T लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि ट्रांसपोज की बात कर रहा है। अगर ऐसे भी कह दे तो ट्रांसपोज ही निकालना है। तो देखिए ट्रांसपोज में क्या करना है, चलिए ट्रांसपोज आपको एक बार फिर सिखाते हैं कि ट्रांसपोज में आप लोग क्या करिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ A दिया हुआ है, तो A का ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए जो R1 में बैठा हुआ है उसको आप C1 में ऐसे लिख देना है, और जो R2 में लिखा हुआ है इसको C2 में लिखना है ऐसे। अगर इस बात को भूलने की संभावना है तो एक काम करना है, जो ऐसे सोया हुआ है इसको ऐसे खड़ा कर देना है, और जो ऐसे सोया हुआ है इसको ऐसे खड़ा कर देना है। बस यही काम कर देंगे तो इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है कभी कभी पूछता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो A का ट्रांसपोज 4 6 5 7, 4 6 5 7 ऑप्शन बी में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, यदि A बराबर इतना B बराबर इतना है तो A प्लस बी कितना होगा, ऑप्शन चुनना है। तो हम लोग A प्लस बी करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, A का वैल्यू हो गया, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 6 7 8, ये B का वैल्यू हो गया। यहाँ जब हमें A प्लस बी करना होगा तो इस पहले एलिमेंट्स को इस पहले संगत एलिमेंट्स से जोड़ना है ना। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ 1 1 को एलिमेंट्स ऑफ 1 1 के साथ जोड़ना है, तो 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6 होगा। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसको इसके साथ जोड़ना है ये 10 हो जाएगा, और ये 4 8 हो जाएगा 12। ठीक है। तो 6 8 10 12, 6 8 10 12,
यहाँ ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा सावधान हो जाना है और ऑप्शन भी देख लेना है। देखिए भाई, यहाँ 2 3 आई 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी कि ऑप्शन बी भी सही हो रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ ए भी सही हो रहा है, बी भी सही हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन थोड़े मारिएगा, आइए सी पर, है ना, क्योंकि सी में लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों, यानी कि ए भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये नहीं होगा, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे से आसान सवाल को ध्यान से समझना है। इसमें बस इस बात को बताया जा रहा है कि अगर परीक्षा में 2 मैट्रिक्स का अगर सम पूछ दे या सब्सट्रैक्शन पूछ दे, जोड़ पूछ दे या घटाव पूछ दे, तो आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, तो ये तो उम्मीद है कि सबसे बनना चाहिए। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले एलिमेंट्स को संगत पहले एलिमेंट्स के साथ जोड़ना है, इसी प्रकार इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, यदि इतना बराबर इतना हो तो थीटा बराबर कितना होगा। तो देखिए, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो भाई इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसका तो वैल्यू अभी फिलहाल उतना ही लिखते हैं, और ये 0 है तो 0 लिख देते हैं, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 लिख देते हैं। और a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू होता है i, और i का मतलब तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ 2/2 का जब ये मैट्रिक्स बना हुआ है और इसका वैल्यू होता है i, तो यहाँ 2/2 का हम लोग रख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब ऐसे ये हो जाएगा तो अवयव की समानता से ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो जब हम लोग 2 cos थीटा - 1 बराबर 0 करेंगे तो इधर 1 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, और cos थीटा में 1/2 जो है 60 डिग्री का मान है ना, 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ cos 60 डिग्री कर देंगे, दोनों ओर से cos cos हटा लेंगे, और यहाँ थीटा का जो वैल्यू है 60 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, यदि a बराबर ओमेगा 0 0 ओमेगा हो तो a का पावर 2025 का वैल्यू कितना होगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए स्क्वायर निकाल कर देखते हैं कि इसका जो पैटर्न है किस हिसाब से रन कर रहा है। तो ये ओमेगा है, 0 है, 0 है, यहाँ ओमेगा है। एक बार पुनः इसी चीज को लिख कर हम लोग गुणा करके देखते हैं कि ये कैसा हो रहा है। चलिए भाई, तो इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो इसमें करेंगे तो ये तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये 0, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 0, तो इतना हो गया। फिर इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो ये 0, ये भी 0, चलिए भाई 0 लिख दिए। फिर इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो ये 0, ये भी 0, चलिए 0 लिख दिए। फिर इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 और ये ओमेगा का। चलिए अब हम काम करते हैं, अब ए क्यू निकाल के देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। चलिए भाई, तो हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है भाई, ओमेगा 0 0 ओमेगा। चलिए अच्छी बात है, गुणा करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यू और प्लस 0, तो यहाँ ओमेगा क्यू हो गया। अच्छा भाई, इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो 0 0, चलिए 0 हो गया। इसको उठा के ऐसे करेंगे तो 0 और ये भी 0, इसको उठा के ऐसे करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 3, है ना।
और 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि ओमेगा का पावर जब 3 होता है तो ये 1 इसका वैल्यू होता है। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। और मेरे पास क्या है भाई कि a का पावर 2025 है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, a का पावर 3, इसको लिख देते हैं 675, है ना। आप भाग दे के लिख दीजिएगा, है ना, 675, क्योंकि 3 में हेकरा से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 6 18, 2 20। तो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ये वैल्यू पूछ रहा है, इस वैल्यू की मान हमें बतानी है, तो इसका तो भाई a के पावर 3 का हमारे पास वैल्यू आ चुका है, कितना भाई, i आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। तो यहाँ हम इस चीज को ऐसे लिख दिए और यहाँ लिखेंगे i का पावर यहाँ 675 है। तो 675 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर चाहे कितना भी हो जाए उसका वैल्यू i ही होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन में या तो आपको i मारनी है और नहीं तो ये मारनी है और इस चीज को खोजना है। चलिए भाई, तो 1001 तो ऑप्शन ए में दिख रहा है भाई। चलिए अच्छी बात है, ये तो एकदम खत्म है, इसको चूजे नहीं करना है। यहाँ 1 दिख रहा है जो इसके बराबर है, और 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी 0 होता है, तो यहाँ भी मैच कर रहा है। और इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, और इसका वैल्यू 0 होता है। 0 में इसमें गुणा मारेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ 1 है, तो ये 1 1 0 0 0 0 1 1 बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये और ये दोनों ऑप्शन को मैच करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हो जाएगा, है ना। यानी कि आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, यदि आव्यूह A की कोटि m गुणा n तथा आव्यूह B की कोटि n गुणा p हो तो A गुणा B की कोटि है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आव्यूह A है और उसका कोटि है m गुणा n, दूसरा आव्यूह है जिसका ऑर्डर है n गुणा p। तो हमें क्या करना है, a गुणा b की कोटि पता करनी है ना। a गुणा b की कोटि पता करनी है, तो a गुणा b की कोटि ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जब गुणा होता है तो उसके पहले आव्यूह का ये स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति बराबर होता है, तो बिल्कुल ये बराबर है। और जो नया मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसका जो ऑर्डर होता है m गुणा p हो जाता है ना। यानी कि a गुणा b का कोट जो है m गुणा p हो जाएगा, है ना। m गुणा p जो है इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है। 19 है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना हो था a स्क्वायर बराबर b हो तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा। ये एनडीए 2011 में पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, उसके बाद मेन कंडीशन है कि a स्क्वायर बराबर b है ना। तो हम लोग यहाँ a स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ अल्फा है, 0 है, 1 1 है, एक और a लिखते हैं और a स्क्वायर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए और ये जो है किसके बराबर है, तो b के बराबर है, 1 0 2 1। चलिए भाई, तो जब गुणा कराएंगे इसको इसके साथ कराएंगे तो अल्फा में अल्फा से कराएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 0 बराबर अल्फा स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए भाई, मतलब 0 प्लस 0 बराबर 0। फिर एक में इसको उठा के ऐसे करेंगे तो अल्फा प्लस 1, है ना। यानी कि इसको उठा के ऐसे करेंगे
तो अल्फा प्लस 1। फिर उसके बाद इसको उठा के इसके साथ करेंगे तो 0 और प्लस में 1, तो 0 + 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। चलिए भाई, अब यहाँ 1 0 2 1 लिखा हुआ है। अब हमें अल्फा का वैल्यू प्राप्त करना है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर 1 हो रहा है। देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर 1 है, क्योंकि अवयव की समानता से इसको हम इसके बराबर करेंगे, और ये है 0 और ये 1 1 के बराबर है। और यहाँ से अल्फा प्लस 1 बराबर यहाँ 2 है। तो अगर इसको हम लोग हल करें तो ये उधर जाएगा तो 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि अल्फा का मान 1 आ रहा है, और यहाँ से भी अगर हम हल करें तो प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला एकमात्र एक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, है ना, जो दोनों को संतुष्ट करे, यानी कि अल्फा बराबर 1 यहाँ संतुष्ट करेगा, यहाँ भी संतुष्ट करेगा, तो अल्फा बराबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, यदि a बराबर इतना सममित अवयव हो तो x का मान कितना होगा। देखिए, तो अगर ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है अगर सममित अवयव है, इस सिचुएशन में इस x का वैल्यू 5 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जब कोई भी अवयव जब सममित होता है ना, तो ए आई जे बराबर ए जे आई होता है ना। तो ए आई जे के जगह पे अगर हम एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स का हम वैल्यू रखें, ये एलिमेंट्स कौन सा है, 1 2 है, तो 1 2 जो है ना 2 1 के बराबर होगा। ये एलिमेंट्स ऑफ 1 2 का वैल्यू x है और 2 1 का वैल्यू 5 है ना। इस प्रकार ये जो है ना सीधे x बराबर 5 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको डायरेक्ट यहाँ जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर कर देना है और वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, यदि a बराबर 0 - 1 x 0 विषम सममित अवयव हो तो x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इस सिचुएशन में जब a बराबर इतना विषम सममित अवयव हो तो एलिमेंट्स ऑफ आई जे बराबर माइनस एलिमेंट्स ऑफ जे आई होता है। यानी कि अगर हमें इस एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है तो ये एलिमेंट्स होता है 2 1, है ना, एलिमेंट्स ऑफ 2 1 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है, ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है और ये 2 2 होता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ अगर हम 2 1 लिखते हैं तो माइनस में यही एलिमेंट्स होगा उल्टा, है ना, आगे पीछे कर देना है, आई जे है तो जे आई कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा वो 2 1 है तो 1 2 कर देना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो हमारे पास x है और माइनस रख देना है, इसको रखना ही है, और एलिमेंट्स ऑफ 1 2 का वैल्यू है -1। तो यहाँ -1 जब हम लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। तो +1 जो है इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नंबर 22 है, यदि a बराबर इतना अगर हो और ये विषम सममित अवयव हो तो एलिमेंट्स ऑफ 1 2 प्लस एलिमेंट्स ऑफ 2 1 कितना होगा। ऑप्शन में मारना है। तो चलिए देखते हैं। तो जब कोई भी मैट्रिक्स, है ना, विषम सममित अवयव हो तो एलिमेंट्स ऑफ आई जे बराबर माइनस एलिमेंट्स ऑफ जे आई होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, एलिमेंट्स ऑफ 1 2 की बात करें, तो ये माइनस हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ 2 1, है ना, आगे पीछे हो जाएगा, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा। अगर इसको हम इधर बुलाएं तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गया। तो हमें ये देखना है कि 0 जो है इस किस ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा। तो cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, ये ऑप्शन होगा नहीं। cos π/3 यानी कि 180/3 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन फेल हो गए। और यहाँ cos π/6 है यानी कि 30 डिग्री है,
तो cos 30 का मान होता है √3/2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये ऑप्शन डी में है cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री, और cos 90 का ही मान होता है 0। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, आव्यूह ए बराबर इतना से प्राप्त विषम सममित आव्यूह है, यानी इस मैट्रिक्स से कौन सा जो ऑप्शन में दिया हुआ मैट्रिक्स है जो इसी से विषम सममित आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आव्यूह है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। चलिए भाई हम क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आपको एक बात बताते चले कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो तो अगर उस मैट्रिक्स से a प्लस ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो इसी मैट्रिक्स से एक सममित आव्यूह प्राप्त होगा, और इसी से अगर a माइनस ए का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इससे ही एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 रहेगा और इसको माइनस कर लेना है 1 3 2 4। माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे -1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस आव्यूह से अगर हम विषम सममित आव्यूह प्राप्त करें तो यही प्राप्त होगा 0 -1 1 और 0, और ये आंसर जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो देखिए 3 गुणा 3 कोटि में है ना, कुल अवयवों की संख्या अगर हम देखें कि कुल अवयवों की संख्या इसमें कितनी होंगी, तो कुल अवयवों की संख्या 3 गुणा 3 में ये 9 होंगी। अब हमें क्या करना है कि इसमें 0 या 1 रखकर है ना, हमें ये पता करना है कि कितने टोटल मैट्रिक्स बनेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 ही हो, और इस प्रकार के टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है ना, अब दूसरा एक कंडीशन ले कि भाई अब की तो लिए थे 9 गो 0, लेकिन इस बार क्या करते हैं कि इसमें 8 गो 0 लेते हैं, है ना, 8 गो 0 लेते हैं और एक जो है ना खाली 1 लेते हैं। तो इस प्रकार के कितने बनेंगे मैट्रिक्स, तो इस प्रकार के बनेंगे मैट्रिक्स भाई इतना। अब करना क्या होगा इसमें कि इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार एक को पीछे करते जाएंगे, है ना, फिर एक बार हम ऐसे करेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार हम दिखाते हैं कि आखिर ये जो बनते हैं आखिर किस प्रकार बन जाते हैं, है ना। यहाँ एक बार एक को लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ 0 0 हो जाएंगे। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ 0 0 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 1 0 और 0 0 0 हो जाएंगे। फिर आगे और देखें इसी प्रकार तो 0 0 0, यहाँ 1 0 0 0 0 0। फिर अगला कैसा बनेगा मैट्रिक्स भाई, तो ये बनेगा 0 0 1, इधर सारे में कर देंगे 0। फिर अगर आगे बनाएं तो 0 1 0 0 0 0 0 0 0, और एक और बना के देखें तो इधर में 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये कितने हो गए भाई, तो ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है, तो ये बन कैसे रहे हैं, क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे, नहीं। अब यहाँ क्या होगा, कुल अवयवों की संख्या पता करने का यहाँ हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, है ना।
कुल अवयवों की संख्या पता करेंगे तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 9, तो यहाँ कर देंगे 9C0, यहाँ कॉम्बिनेशन करेंगे, है ना, यानी कि 9 एलिमेंट्स हैं और एक बार में सभी एलिमेंट्स को 0 लेकर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो इस प्रकार हमारे पास एक एलिमेंट्स बनेंगे, इसको आप हल करेंगे तो एक बनेगा। फिर इसी तरह 9 गो एलिमेंट्स में से यहाँ क्या करते हैं कि 8 गो ले लेते हैं 0 और 1 गो लेते हैं 1, और इसको हम कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, तो इसको आप हल करिएगा तो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही बनता चला जाएगा। जब ऐसे ही बनता चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9C2, ऐसे ही क्या होगा कि लास्ट में 9C9 हो जाएगा, यानी कि 9C2 का मतलब है कि 9 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो इस बार क्या करेंगे ना कि 8 गो लिए थे इसमें 0, तो इसमें 7 गो 0 लेंगे और 2 गो 1 लेंगे, और लास्ट वाले में क्या करेंगे कि 9 गो एलिमेंट्स हैं और सारे में क्या करेंगे ना कि एक ही यूज करेंगे, इसमें 0 लेंगे। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन करके सारे मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ से जो है ना एक सूत्र बन जाएगा। कैसा सूत्र बनेगा भाई? तो बाइनोमियल थ्योरम का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से उस पर बैठाइएगा तो 1 + 1 का पावर 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ आपको करना क्या होगा, ए की जगह पे यहाँ 1 यूज करिएगा, बी के जगह पे भी आपको 1 ही यूज करना है, ठीक है ना। और अरेंज करके a + b के पावर n वाला जो फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का, उसका यूज करिएगा तो ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, और ये 2 का पावर 9 हो जाएगा, और 2 का पावर 9 जो है ना 512 हो जाता है, गुणा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 512 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, यदि ए एक 3x3 कोटि का विषम सममित अवयव हो तो एलिमेंट्स ऑफ 1 1, एलिमेंट्स ऑफ 2 2 प्लस एलिमेंट्स ऑफ 3 3 का वैल्यू कितना होगा। तो आपको बताते चलें कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जो चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, उसमें अगर इस एलिमेंट्स की केवल बात करें तो ये सारा एलिमेंट्स जो होता है डायगोनली सारे 0 होते हैं, अगल बगल वाले भले कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन ये वाले जो है ना ये बिल्कुल 0 होते हैं। तो 0 में 0 में 0 में 0 में 0 0 जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही, बाय।